बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले वीडियो में जो हमारा टॉपिक था वो था प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए जो क्या क्या कानूनी तरीक़ाकार है, उसके मतलब हमने अपने ओवरसीज़ भाइयों को, अपने प्रॉपर्टी डीलर हज़रात को और जो भी आदमी प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है उसके लिए क्या क्या कानूनी तरीक़ाकार है और किस तरीके से हम फ्रॉड से बच सकते हैं, तो इसके लिए किया था। अब जो हमारा वीलॉग है उसके लिए प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करने के लिए हमें कौन सा कानूनी तरीका इख्तियार करना चाहिए उसके मतलब बताएंगे। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर जो है वो होता है जो प्रॉपर्टी में ख़रीद कुनिंदा और परचेज़ कुनिंदा दोनों का ख्याल रखता है। अब चूँकि हमने दोनों पार्टियों को प्रोटेक्ट करना है, सेलर और परचेज़र दोनों को, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन ऐसी तैयार करें जिसमें दोनों सेलर परचेज़र दोनों प्रोटेक्ट हों। उसका आगाज़ होता है सबसे पहले आप जब भी किसी प्रॉपर्टी की या प्राइवेट लैंड की ख़रीदारी करते हैं उसके लिए फ़र्ज़ बैअ होना ज़रूरी है। अगर आपके पास फ़र्ज़ बैअ होगा तो ये इस चीज़ की दलील है कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने वाली, कोई मिसाल के तौर पे इसके कोई बकाया जात नहीं है। फिर अगर हमने प्राइवेट किसी सोसाइटी या हाउसिंग सोसाइटी से इसकी ट्रांसफ़र लेनी है तो उसका NDC होता है, नो डिमांड सर्टिफिकेट। तो एट द टाइम ऑफ बयाना जो है वो टेबल पे पड़ा होना ज़रूरी है और टेबल पे ओरिजिनल फाइल का भी होना ज़रूरी है जिसमें अलॉटमेंट लेटर और उसके तमाम ड्यूज़ की रसीद वगैरह होती हैं। तो ऐसे मौके पे जिस टाइम बयाना करें उस टाइम तमाम डॉक्यूमेंट्स की छानबीन करना ये डीलर की ज़िम्मेदारी है और डीलर की ज़िम्मेदारी ये भी है कि वो सेलर और परचेज़र दोनों के हकूक़ का ख्याल रखे। तो जब दोनों के हकूक़ का ख्याल रखते हैं तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जो है वो लेने और बेचने दोनों का कानूनी तरीका हमारे इल्म में होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है पहले तो आपके पास NDC हो, फ़र्ज़ बैअ हो और ओरिजिनल फ़ाइल हो। फिर आपकी रकम का मुतय्यन होता है दोनों पार्टियों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि बयाना कितना करना है और एट द टाइम ऑफ बयाना जो है वो हमने ये चीज़ें तय करनी होती हैं कि बकाया रकम का क्या टाइमिंग है और जब ये चीज़ें तय हो जाएं तो फिर आगे इन डॉक्यूमेंट्स की एक दफ़ा फिर जांच पड़ताल करनी ज़रूरी होती है मुतल्लिका अदालत से। अगर आप पंजाब की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो अब पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी बन चुकी है। इसी तरह दूसरे भी सूबों में, पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी मुतल्लिका इदारे मौजूद हैं जो प्रॉपर्टी का इंतकाल वगैरह करते हैं। पटवारी भी होता है, सब रजिस्ट्रार भी होता है, इसके लिए तहसीलदार भी मौजूद होता है। डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की प्रॉपर्टी जो है। इसी तरह अगर आप मिसाल के तौर पे किसी लिमिटेड अदारे से प्रॉपर्टी ले रहे हैं या प्राइवेट लिमिटेड इदारे से प्रॉपर्टी ले रहे हैं या किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से ले रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास NDC एट द टाइम ऑफ बयाना हो ताकि आपके इल्म में हो कि इस प्लाट के अगेंस्ट कोई बकाया जात नहीं है। जब आपका स्टाम्प पेपर तैयार हो रहा हो तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि स्टाम्प सेलर ने खुद खरीदा है। ये स्टाम्प जो है ये सेलर ने खुद खरीदना होता है। आजकल जो है ई स्टाम्प आ रहा है और उसमें बाकायदा आपकी रजिस्ट्रेशन होती है और ये थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, उसके बगैर स्टाम्प नहीं लिया जा सकता। तो जब आप एग्रीमेंट करें तो इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि जो सेलर है वो खुद स्टाम्प दे, प्रॉपर्टी डीलर ना दे। और जब ये सेलर खुद एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प देगा तो ये एग्रीमेंट मजबूत होगा। उसके बाद जो है वो आपके पास 15-20 दिन होते हैं डेफिनेटली फुल पेमेंट की अदायगी के लिए। कुछ लोग
महीने का टाइम भी करते हैं, कुछ लोग 1.5 महीने का टाइम भी करते हैं। यानी इस ड्यूरेशन में आपने एक दफ़ा फिर अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा कंफर्म करना है कि मुतल्लिका इदारों में कोई बकाया जात या मुतल्लिका इदारों से जो उस प्रॉपर्टी की के लिए जो डेवलपमेंट की कमिटमेंट है वो आपने मुतल्लिका इदारों की अथॉरिटी से जाके कंफर्म करना है। और जब ये हो जाए तो फिर आपका आ जाता है सेलिंग का टाइम। अब आपने चूँकि NBC लिया हुआ है तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र जिन चीज़ों का ख्याल रखना होता है उसमें सबसे पहले ये है कि अगर तो आपका रजिस्ट्री इंतकाल है यानी प्राइवेट लैंड है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो सेलर जो है वो सब रजिस्ट्रार के सामने जाता है या जो भी लैंड ट्रांसफ़र अथॉरिटी है उसके सामने सेलर का जाना बहुत ज़रूरी है। हमने ये देखना है कि हमारी प्रॉपर्टी के लिए सेलर मौजूद है, उसकी फ़ाइल मौजूद है, फ़ाइल में कुछ बकाया जात तो नहीं है। डेफिनेटली हमने ये पहले चेक किया था लेकिन दोबारा एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो कुछ गैर ज़िम्मेदार अफसरान जो है इस किस्म की मामलात निकाल लेते हैं। तो इधर सेलर परचेज़र का दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अब जो है वो हम सबसे पहले रजिस्ट्री डेफिनेटली ये डीलर की ज़िम्मेदारी है कि वो तैयार करवाए और रजिस्ट्री जो है वो रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए सब रजिस्ट्रार के पास। और उसके बाद जो है वो इसका इंतकाल भी होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रजिस्ट्री पे इन्हिसार ना करें, गवर्नमेंट के कागजात में आपके नाम पे ट्रांसफ़र उसी टाइम पे होगी जिस टाइम इंतकाल होगा। फिर इसी तरह अगर कोई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है या कोई लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड इदारा है तो उसके लिए जो है उसका ट्रांसफ़र लेटर आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफ़र लेटर तो खैर 15-20 दिन बाद मिलेगा लेकिन ट्रांसफ़र रसीद होती है उनकी, वो मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो जब आपकी ट्रांसफ़र रसीद मिल जाए तो उसके 15-20 दिन का टाइम होता है, उसके बाद ट्रांसफ़र लेटर भी मुतल्लिका इदारे दे देते हैं। और अब आपका फौरी तौर पे जो काम है वो आपकी पेमेंट का काम है कि पेमेंट की अदायगी फौरी तौर पे कर दी जाए। जो डेफिनेटली आपने कोई पे आर्डर बनाया होगा ये जो भी चीज़ें आपकी तय हुई होंगी। तो आजकल जो है वो पाकिस्तान में जो माहौल है पेमेंट जितनी भी करनी है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ज़रिए ही करनी होती है, अदरवाइज़ जो है वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन शुमार होती है। तो ये समटाइम जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है वो कुछ और कह रहा होता है और जो लेने वाला है, जो बेचने वाला है वो कुछ और कह रहा होता है, जो लेने वाला है उसके कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं FBR वगैरह की। तो आप लोगों ने जो भी प्रॉपर्टी बेचने वाला है वो कोशिश करे कि मैक्सिमम अमाउंट जो है वो वाइट मनी में ही ले, वो इसी सूरत में महफूज है। तो हम लोग जो है इस चीज़ को मुमकिन बनाएंगे कि अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीगल तरीके से पूरे करें। और वो यही है कि हमारी जो अमाउंट है, जो प्लाट बेचने वाले की अमाउंट है वो उसके बैंक के ज़रिए ही उसके अकाउंट में जाए। उसमें दोनों पार्टियां इस तरीके से महफूज हैं कि जो बेचने वाला है, जो लैंड खरीदने वाला है वो भी उसके पास भी रिकॉर्ड होगा और एक अथॉरिटी का रिकॉर्ड होगा यानी बैंक का, और इसी तरह जो प्लाट बेचने वाला है उसके पास भी एक रिकॉर्ड होगा। फिर जो FBR की जो हमारे कानून हैं उनको भी देखना होता है। उसमें सेलर का टैक्स जो है वो गेन टैक्स अलग होता है और इसी तरह परचेज़र का टैक्स जो है वो अलग होता है। परचेज़र का टैक्स परचेज़र ने पे करना होता है और ट्रांसफ़र फीस जो है वो प्लाट लेने वाले को देनी होती है। तो ये मार्केट के असूल में बता रहा हूँ, वरना एट द टाइम ऑफ बयाना जो है ये चीज़ें तय भी की जा सकती हैं कि ये ट्रांसफ़र फीस कौन अदा करेगा और टैक्सीज जो है वो कौन अदा करेगा। असूली तौर पे जो है वो टैक्सीज जो है वो परचेज़र अपने टैक्सीज अदा करता है और सेलर अपने टैक्सीज अदा करता है। मुझे उम्मीद है कि ये हमारा जो बीला का सिलसिला है इसको फर्दर जारी रखने के लिए प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन के लिए ओवरसीज़ भाइयों को फ्रॉड से बचाने के लिए
وہ اس ویلاگ کے سلسلے کو پورا دیکھتے رہیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور ہمیں لائک بھی کریں گے، اور کامنٹس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی بڑی امداد ہوگی ہمارے لیے، ہمیں بہت زیادہ پروموٹ ہونے میں آسانی رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔